नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार। मणिपुर को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आम जनमानस आक्रोशित है, शर्मसार है। मणिपुर की घटना ने पढ़े लिखे लोगों को झकझोर दिया है। सरकार सवालों के घेरे में है। जिम्मेदार लोग पीछा छोड़ा रहे हैं। पूरे देश को झकझोर दिया है इस घटना ने। आज इसी क्रम में हम जानेंगे कि गांव में महिलाएं मणिपुर को लेकर क्या सोच रही हैं। हमारे साथ हैं अनीता। यह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम इसी विषय पर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। सीधा सवाल आपसे है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मतलब आप सच में बहुत अच्छे सवाल किए। तो बोलने में कैसे आराम से कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहिए। देखिए, मैं गांव में रहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सामाजिक कामों से जुड़ी रही हूँ, जी, इसलिए मैं इन सब घटनाओं के बारे में मैं थोड़ा जानकारी रखती हूँ। लेकिन सच में जो गांव की आम महिलाएं हैं, वो किसी को भी नहीं पता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। 2003 की बात है, जब मनोरमा के साथ जो घटना हुआ था, सीआरपीएफ के साथ रेप करके जंगल में और उनको फेंक दिया था। उस टाइम भी वहाँ की महिलाएं मतलब निर्वस्त्र होकर के और सड़क पे वो आंदोलन की। और आज भी वो समय है, जबकि उस टाइम पे भाजपा की सरकार नहीं थी, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वहाँ पे ये हाल हुआ था। और आज जब भाजपा की सरकार है तो आज भी ये हो रहा है। तो बात सिर्फ सरकारों की नहीं है, बात ये है कि जो सरकार हमारे देश में सत्ता चलाती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, वो किस विचारधारा की सरकार है ये इस पे तय होता है। और उनका जो विचारधारा है वो एक महिला विरोधी और एक पितृसत्तात्मक विचारधारा के लोग हैं, जो हमेशा से वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए महिलाओं को एक बलात्कार के रूप में उसके पूरे शरीर को एक मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है, एक वो बना दिया है कि इनका जो शरीर है, सिर्फ अगर किसी भी चीज को अगर इनको हमको कमजोर बनाना है तो बस इनका एक शरीर है, इसको दबोचो और इन पे अटैक करो और इनको डराओ। आप कह रही हैं कि चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो या बीजेपी की सत्ता हो, महिलाओं का हमेशा शोषण हुआ। वह बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो घटनाएं घटी हैं, जिनका जिक्र आपने किया, या जो मणिपुर में जो घटनाएं घटी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शर्मसार। तो आप कह रही हैं कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न लगभग एक जैसा रहे। किसी भी सरकार में कहीं मतलब सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ भारत की ही बात बोलूंगी। पूरे भारत में ही महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं मिलेंगी। हम जैसे लोग भी डर के चलते हैं जी, कि हम लोग को डर लगता है कि आज हम घर से बाहर निकल रहे हैं कि रास्ते में हमको कोई छेड़ता नहीं। तो मेरा एक अनुभव है, मैं बता रही हूँ। मैं महाराजगंज में पढ़ाती थी और वहाँ एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, और वहाँ के लोग बोले उस स्कूल को, वहाँ हम लोग पढ़ाते थे। और मेरे साथ 3-4 लड़कियाँ और थी। हम लोग पढ़ा करके हम लोग आ रहे थे और आरएसएस का पूरा दल बल था, पूरे गाड़ी में भरा हुआ था और बड़े बड़े झंडा लिए हुए थे, भगवा झंडा,
और साथ में तिरंगा झंडा भी था, एक झंडा। और हम लोग को वो लोग देख करके और सीटी मारने लगे और गंदी गंदी मतलब कमेंट करने लगे, बातें करने लगे भोजपुरी भाषा में। तो मतलब हमको उस टाइम पे ये फील हुआ कि हम मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इन लोगों को। एक तो ये लोग समूह में हैं और हम 3-4 लड़कियां हैं, और जिस तरह से ये लोग मतलब गुंडागर्दी की तरह ये लोग मतलब आवाज़ निकाल रहे हैं, इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं, हम लोग कुछ ना कर समय उस समय हम लोग लगा कि हमको बचाना अपने आप को जरूरी है। तो उस समय हम लोग लगा कि इस समय कुछ नहीं बोलना ही ठीक है, हम लोग के घर चलते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का महाराजगंज हो, आपके अनुसार कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमेशा भय की जिंदगी जी रही है। और मतलब मुझे तो लगता है कि देखिए कब ये भय खत्म होगा, मुझे अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने नारी सम्मान के बारे में बहुत आदर के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ वह जब भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वह सार्वजनिक जगहों पे या निजी जीवन में वह नारी के सम्मान के लिए चिंतित है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? देखिए, जब गलतियां जब हो जाता है तब लोग बोलते सॉरी, एक मतलब एक तरह का जुमला बन गया है। यही चीज मोदी भी अपनाते हैं। पहले वो गलती करवाएंगे अपने गुंडों से, अपने गिरोहों से, और उसके बाद से अपना चेहरा को साफ करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं आप लोगों के सामने माफी मांग रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा गलती हुआ है और मैं इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तो ये बच्चों का खेल नहीं है। आप इस समाज के, इस देश के, इस पूरे भारत के नागरिक के गार्जियन होते हैं। आपको समझना चाहिए कि हमारे देश के बाल बच्चे, हमारे देश की महिलाएं, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप उनका अगरबत्ती जला के पूजा करिए तभी हम देवी कहलाएंगे। आप ठीक है, आपने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारा से नहीं होता है, आप खुद भी उस पर अमल करिए। धरातल पे कुछ दिखता है? जी हाँ, बहुत दिखता है, बहुत दिखता है, लेकिन इस नारे का असर धरातल पे दिखता है कि वास्तव में बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार कुछ कर रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं भी इस तरह का। तो मैं तो अभी तक कहीं नहीं देखी। गाँव में देखे लड़कियाँ, अभी एक क्या मतलब वो हुआ ये दुर्गा वाला, ज्योति कुशवाहा वाला, उतना से एक घटना के लिए खुद हमारे इस गांव में लोग ताना मारे कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। और सोचिए, इतना बड़ा रेप कांड होगा, बलात्कार होगा, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे तो कौन माँ अपनी बेटी को भेजेगी? सबके अंदर दहशत है। हमारी बेटियां बाहर निकल के पढ़ेंगी तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है कि पढ़ा लिखाओ थोड़ा बहुत भी और जल्दी शादी करके उनको भेजो। मणिपुर की घटना की आप निंदा करती हैं? जी, मैं तो इसका तो पूरा निंदा करूंगी। आपको भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? कहीं सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, पूरा देश मणिपुर बना हुआ है। सिर्फ वहाँ घटना इतनी तेजी से घटी है इसलिए लोगों को दिख रहा है। पूरे देश में गांव की महिलाएं, ये गांव की महिला हैं, जागरूक हैं, इसलिए इन्होंने ऑन कैमरा अपनी बात कही। पूरे देश में महिलाओं में डर है, भय है। आधी आबादी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह मानना पड़ेगा, यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप चाहे भले सीना ठोक के कहिए कि मैं 56 इंच का सीना वाला हूं, लेकिन आपको आधी आबादी एक डरपोक, एक बुज़दिल, एक भय से अकेले में कांपने वाला नेता मानते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार। चाणक्य न्यूज के इस कार्यक्रम में आज हम मणिपुर की चर्चा करेंगे, देश के हालात के बारे में चर्चा करेंगे। आज चर्चा होगी राजनीति की, आज चर्चा होगी जिम्मेदारी की। सवाल पूछे जाएंगे सरकार से और जिम्मेदारी तय की जाएगी सरकार से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चतुरानंद ओझा, जो छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति में अच्छी सूझबूझ रखते हैं।
देश के तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहते हैं। परिचय के कोई मोहताज नहीं है, बेबाक अपनी बात रखने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय समता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय दीप। उनसे जानेंगे इस घटनाक्रम में राजनीतिकरण के बारे में। तमाम इस पे चर्चा होगी। दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब सवाल मेरा आपसे है कि जो कुछ मणिपुर में हुआ, चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, प्रधानमंत्री ने दुख जता दिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुख जता दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं व्यथित हूं, दुखी हूं और 140 करोड़ की आबादी वाला देश शर्मसार है। इस बयान पे अब आपको क्या शिकायत है? देखिए, प्रधानमंत्री 140 करोड़ 600 करोड़ इतना अच्छी बात करते रहते हैं। इस तरह की वो बात तो सबकी करते हैं, लेकिन वो सबकी चिंता कभी नहीं करते हैं। स्थितियाँ यह हैं कि वो जितनी इस तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, देश भर में जो घटनाएं हुई हैं रेप की, चाहे वो उसके समर्थन में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला हो, या रेपिस्टों और हत्यारों को जेल से निकलने के बाद उनको फूल मालाएँ पहनाई गई हों, या मणिपुर की घटना को जितना विलम्ब किया इन्होंने, उसमें जिस तरह से उसको छुपाने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका हो जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना बहुत ही मरियल सा बयान दिया, जिसके भीतर कोई उनकी नैतिकता और कोई ईमानदारी तो दिख नहीं रही थी। तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक कुछ रेप के प्रकरण हो गए या प्रदर्शन के प्रकरण हो गए। इसके पीछे उत्प्रेरक शक्ति के रूप में यही प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है, जो इनकी राजनीति है, वो काम करती है। वो गुजरात में काम करती रही है, वो मणिपुर में काम कर रही है, वो दूसरी जगहों पे काम करती है और इसको प्रश्रय देती है पूरी तरह से। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के जिम्मे बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं? कहा जाता है कि वो देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने विलम्ब कर दिया, उनकी ये विचारधारा रही है। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पोस्टर बॉय के रूप में काम करते हैं उस विचारधारा के लिए, उस विचारधारा के संगठन के लिए। नफरत की राजनीति को इसके आधार पर इस देश में गद्दी हासिल करने के लिए जो पूरा प्रयास करने वाले लोग हैं, उनके पोस्टर बॉय के रूप में वो काम करते हैं। नहीं तो काम करने वाले को असली और नकली काम में फ़र्क पता होता है, उसकी प्राथमिकताएं तय होती हैं। कभी इन्होंने नहीं बताया कि इनकी प्राथमिकता क्या है, और ये उनकी दूसरों की प्राथमिकताओं पे काम करते रहते हैं। अगर ये मौलिक सोच इनकी होती तो ये सबसे पहले मणिपुर की घटना पर तुरंत संज्ञान लेते और उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको दबाने की कोशिश न की गई होती। और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया, पूरे इंसानियत को शर्मसार किया गया वहाँ पर, ये इनकी प्रवृत्ति में है, उसका आनंद लेते हैं ये। और उसके बाद यह है कि उसके आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, हिंदू और गैर हिंदू के बीच की राजनीति को स्थापित करते हैं, और उसका राजनीतिक लाभ निचले स्तर पर प्रसारित करके इनको मिलता है। उस राजनीतिक लाभ से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और इस राजनीतिक लाभ के लिए ही इन्होंने मणिपुर की घटना को अब तक छुपाए रखा, या उसको दबाने की कोशिश की गई, या उसको फिर एक्सपोज किया गया। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि संसद चलने के पहले उसको एक्सपोज किया गया कि समाज में एक उद्वेलन हो, और इस तरह से नफरत की राजनीति का ध्रुवीकरण हो, धर्म की राजनीति का ध्रुवीकरण हो, हिंदू और गैर हिंदू के राजनीति का ध्रुवीकरण हो, और इसका लाभ उनको मिले, और संसद भी ठीक से चल ना पाए, और आगे की नीतियां जैसा कि वो कारपोरेट के लिए बनाते हैं वो बनाते रहें। और हम इस तरह के तमाम मुद्दों में, जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, जो निश्चित रूप से पूरे देश को विचलित कर चुके हैं, हम विचलित हुए रहें, और इस विचलित होने के दौर को वह आपदा को अवसर के रूप में भुना करके पूरे देश को बेचने का जो उनका उपक्रम है, उसको वह तेज़ी से संचालित कर पाएँ, देश के संपत्ति को, कारपोरेट को लुटाने का काम तेज़ी से कर पाएँ, और इस गैर आर्थिक तरीके के मुद्दे में हम उलझे रह जाएँ। दूसरा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ संजय जी,
आप मणिपुर के मुद्दे को क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी से चूक हो गई? मेरा तो सीधे सीधे मानना है और पूरे देश का ये मानना है जी कि मणिपुर की घटना पूरी तरीके से जी सरकार और सरकार को संचालित कर रहे लोगों की असफलता है। मणिपुर की घटना की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इस बात की मांग भी करते हैं। आज मणिपुर की जो घटना हुई है उस घटना के पीछे लंबे समय से वहाँ जो इन लोगों ने नफरत, हिंसा, क्रूरता पैदा करने के लिए जो संगठन खड़ा किए हैं वह संगठन वहाँ काम कर रहे थे और आज वहाँ कुकी और मैत्री समुदाय के बीच में जो ये विवाद है, जो है इस विवाद को वहाँ वर्षों से उस विवाद की खाई को बढ़ाने के लिए वहाँ इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और मणिपुर जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहा है। यह अत्यंत ही असंवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और पूरे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पे 140 करोड़ लगभग आबादी है, उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वह रात दिन प्रयत्न करते हैं। वह रात दिन यह प्रयास करते हैं कि भारत को किस तरह से आगे ले जाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान के तमाम नारे दिए। तो यह कहीं न कहीं उनके मन में था कि देश को आगे ले जाने में नारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए वो नारे गढ़े और आप उन पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल मैं आप ही से कह रहा हूं संजय जी। देखिए, ये आरोप मैं ऐसे नहीं लगा रहा। गुजरात दंगे और उस गुजरात दंगों में महिलाओं के भगवा में झंडे गाड़े गए जो जी, किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। धर्म, संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में आदमखोर भीड़ पैदा किया है और ये आदमखोर भीड़ इस देश की आधी आबादी के खिलाफ भी काम करती। ये आदमखोर भीड़ महिलाओं के खिलाफ, संप्रदायों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ काम करती। आप प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम इस देश के नहीं दुनिया के पूंजीपतियों के लिए करते हैं, इस देश की जनता के लिए काम नहीं करते हैं। और जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश का एक प्रदेश जल रहा हो, वहां सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई हो और ऐसे दौर में देश का प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करता है तो इससे ज्यादा निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं शर्मिंदा हूं। नहीं, शर्मिंदा केवल कह देने से उन महिलाओं के साथ जो पूरी देश नहीं दुनिया की आधी आबादी के आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या उन दो महिलाओं की जिंदगी पुनः वापस लौट कर आ जाएगी? केवल एक शब्द कह देने ये घटना हुई क्यों? ये घटना इसलिए हो गई कि आपने मणिपुर को जलता हुआ छोड़ा। आपने मणिपुर में जो आग लगाई थी उस आग की लपट को आप दूर से खड़ा होकर देख रहे थे और यह पूरी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री जी को क्षमा भी मांगने की जरूरत नहीं, उनको अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरी आधी आबादी के खिलाफ जो इनकी जो साजिश चल रही है और ऐसी घटनाएं इसलिए घट रही हैं कि आपने इस देश में नफरत, हिंसा, क्रूरता पैदा करने के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं।
संजय जी कह रहे हैं कि वह उद्योगपतियों के लिए, तमाम दुनिया के उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी विकास को रफ्तार नहीं दे पा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, देश चांद पे जा रहा है। देश अभी चंद्रयान 3 का आप देख रहे हैं। देश में तमाम वंदे भारत ट्रेन, तमाम कॉरिडोर, आप काशी विश्वनाथ को देख लीजिए, तमाम जो मेट्रो, तमाम विकास के जो कार्य किए गए। और एक और बात, आप शिक्षा के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा कि हिंदुस्तान में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बन रही है। अब आपको कहाँ शिकायत रह गई? आप शिक्षा के आंदोलन से जुड़े हैं, आपको जानकारी भी होगी, और उनका बयान बहुत ही सशक्त था। देश की जनता इतनी भोली नहीं रह गई है कि आपके बयान और आपके घड़ियाली आंसुओं से बहुत अधिक प्रभावित हो जाए और उसकी सच्चाई को समझ ना पाए। अभी आपने कहा कि आप चंद्रयान पर चले गए। चंद्रयान पर जाने में कुछ पैसे लगे, कुछ खर्चे लगे, कुछ समय लगा, और वहाँ जाने का और उसका कोई लाभ लेने का आपके पास कोई मतलब नहीं है। ऐसे में जबकि चंद्रयान बनाने में जिन लोगों ने काम किया, उन इंजीनियरों को और उन मजदूरों को 17 महीने से 1.5 वर्ष तक तनख्वाह नहीं दी गई, अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई। ये जो भूखे पेट रह करके और चाँद पर जाने का मामला है, ये अपने आप में समझ में नहीं आता कि इस पर गर्व किया जाए या शर्म किया जाए। आपको इस ज़मीन पर, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, और इस ग्रह के जो संसाधन हैं उनका उपभोग करने और उस पर रहने वाले मनुष्य को सुखी और आत्मसम्मान के साथ रहने लायक बनाने की स्थिति में आप नहीं हैं। फिर आपको कैसे मान लिया जाए? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई वो किसके लिए काम कर रहे हैं, कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने आपदा पैदा किया, नोटबंदी की आपदा पैदा किया, लॉकडाउन की आपदा पैदा किया, और भी ढेर सारे संकट इन्होंने पैदा किए यहाँ, और कहा कि इस आपदा को अवसर समझो। और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये आंकड़े भारत के स्थापित हैं कि जो अरबपति थे वो खरबपति बन गए, और सारे कारपोरेट की संपत्ति कई गुना बढ़ गई, और जनता की आमदनी घटती चली गई, और दुनिया के सबसे दरिद्र और सबसे कम खुशहाल देशों के श्रेणी में भारत आता चला गया। तो ये तथ्य हैं, और इस पर किसी बड़े बहस की जरूरत नहीं है। यह बस उठाएंगे आप पन्ना कि कौन आगे बढ़ा और कौन पीछे हटा, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। किसी सेक्टर में विकास नहीं दिख रहा। हर सप्ताह मैं कह रहा हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर सप्ताह हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। देखिए, एक मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स खुल रहा है, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, मैं नहीं कहा। देवरिया में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, वो स्वशासी मेडिकल कॉलेज है, और वो प्राइवेट सेक्टर और ठेके पर चलाया जाएगा। और उसके खुलने का मतलब यह हुआ है कि यहाँ जो जिला अस्पताल था उसको निकल गया है। देवरिया जिला अस्पताल विहीन हो गया है, और वहाँ जो आएंगे पैसा दे करके पढ़ने वाले लोग, वही लोग आपका इलाज करेंगे और वहाँ पर प्रयोग करेंगे। आप उनके लिए प्रैक्टिकल की सामग्री बन के रह जाएंगे। तो स्थिति यह है कि यहाँ जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं थी, वो सुविधाएं भी यहाँ के मेडिकल कॉलेज में नहीं हैं, और स्वशासी है, प्राइवेट है, वो मुनाफा कमाने के काम आएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय खुल रहा है नियमित, तो कहाँ खुल रहा है, कौन उसका उद्घाटन करता है? एक वंदे मातरम करके ट्रेन चलती है जो मुनाफे में चलाई जाएगी, और आम जो आदमी उसमें नहीं बैठ सकेगा, वो आम टिकट से कई गुना अधिक टिकट उसके जाते हैं। एसी बसों के टिकट के दुगुना टिकट उसके हैं, फिर भी आप जो है उस पर जिंदाबाद कर रहे हैं। अगर उसका झंडी दिखाते हैं जा कर के, अगर एक खुल रहा है तो किसी अखबार में तो खबर होनी चाहिए, महीने भर में भी, साल भर में भी, कि आपने एक यूनिवर्सिटी खोली और उसको झंडी दिखाई शिक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, या किसी मंत्री ने, किसी पशुपालन मंत्री ने, किसी ने झंडी दिखाई उसको। ऐसा तो कहीं सूचना देखने को नहीं मिला है। यह बयान उन्होंने दिया है, और बयान उन्होंने क्यों दिया है, किसको समझाने के लिए दिया है, कौन इतना समझदार है कि जो इनकी इन बातों को समझ पा रहा है, ये तो आप देख पाएंगे। यह सारा एक फरेब है, और एक फरेब निर्मित किया जाता है, और उस मोह जाल में फंसा करके और हमसे आपसे वोट लिया जाता है। मूल मुद्दों से हमारे और आपके ध्यान भटकाए जाते हैं। मणिपुर की घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मणिपुर की घटना के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। इन्होंने वहाँ ऐसी नीतियाँ लागू की, इस तरह का विभेद पैदा करने की कोशिश की कि उन दोनों लोगों को लगा कि हमारा अस्तित्व एक दूसरे के विनाश पर ही संभव है, और इसको वहाँ जो है
इस आग को हवा दिया इन्होंने, उसको जलने दिया और लगातार वहाँ तक यहाँ तक ले आए हैं कि वहाँ सार्वजनिक रूप से मानवीय गरिमा को सरेआम चिथड़े करके बिखेर दिया गया है। और हम पूरे देश के लोग आहत महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री के ही, उन्हीं की सरकार है और गृह मंत्री के ही देख रेख में वहाँ सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ सेना बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। वहाँ सरकार सबसे मजबूत स्थिति में है। वो चाहे तो एक दिन में सारे दंगे को रोक सकती है, लेकिन ये आग लगा करके और उस आग को तापना चाहते हैं और देश भर में उसके ताप पर अपनी चुनाव की रोटी सेकना चाहते हैं। इसके लिए इनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए और इनको खदेड़ा जाना चाहिए सरकार। ये आप ही की जिम्मेदारी है मोदी जी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। आप जो सीना ठोक के कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से रफ्तार, विकास को रफ्तार लगेगी, ऐसा है नहीं। मणिपुर आपको पुकार रहा है, आपके तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है और महिलाएं आपके देश में असुरक्षित महसूस करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आप देखते रहिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।